नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम जागरूक बने ताकि हमारे वोट की अहमियत हो, हमारा वोट एक सही पक्ष में जाए और एक अच्छी सरकार बने, और एक अच्छी सरकार से ही एक अच्छा देश चलता है। तो चुनाव जागरूकता अभियान जो है आपके रेडियो हेलो हल्द्वानी ने शुरू किया है, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो राजनीति विज्ञान विभाग है और जो प्रशासन विभाग है, उन दोनों के एक्सपर्ट्स मिलकर आपको जागरूक कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आज हमारा तीसरा ये एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आचार संहिता पर बात की, दूसरे एपिसोड में अनिवार्य मतदान और लोकतंत्र पर बात की, और तीसरे एपिसोड में आज हम चुनाव क्या होते हैं, भारत में कितनी तरह के चुनाव होते हैं और भारत निर्वाचन आयोग क्या है, वो क्या कैसे काम करता है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लोक प्रशासन में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोद कुमार चन्याल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आज के। धन्यवाद मैम। हेलो हल्द्वानी के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रमोद जी, चुनाव जागरूकता अभियान हमने चला रखा है और काफी अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से इसका आ रहा है, क्योंकि आप तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत सरल भाषा में इन चीजों को बता रही हैं। तो आज हम चुनाव पर बात कर लेते हैं कि चुनाव वैसे तो चुनना होता है, तो थोड़ा सा बेसिक बताइए कि चुनाव का क्या अर्थ होता है और कब से चुनाव जो है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में अस्तित्व में आए हैं। देखिए, चुनाव है ही एक इतना रुचिकर विषय कि सभी लोगों को इस पे बहुत ज्यादा रुचि रहती है। देखिए कि आधुनिक जो विश्व है, आधुनिक युग में विश्व के अधिकांश राज्यों में जो है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। विश्व के अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र पाया जाता है, कुछ एक देशों को अगर हम छोड़ दे तो। जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो जनता होती है वह शासन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहती है और सीधे जो है जनता ही शासन के कार्य में भाग लेती है। लेकिन अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है वहां पर जनता जो है शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन के कार्यों पे भाग लेती है। और जो प्रतिनिधि होते हैं, इन प्रतिनिधियों को जनता जो है चुनाव के माध्यम से ही चुनती है। जी। और जहां तक चुनाव को परिभाषित करने की बात है, तो हम चुनाव को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि चुनाव एक औपचारिक समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता सार्वजनिक पद धारण करने वाले या सार्वजनिक पद धारण करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को चुनती है। बिल्कुल। तो क्या प्राचीन समय में भी चुनाव जैसी कोई प्रक्रिया हुआ करती थी, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, या उससे भी पहले का जो समाज था? जी, जब लोकतंत्र नहीं था प्राचीन समय में, उस समय जब राजतंत्र विद्यमान था, अधिकांश फैसले तो जो है राजा ही लिए करते थे। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत, जिसे हम कहते हैं, शासन चलता था। लेकिन हमें इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पर कि किसी न किसी रूप में लोकतंत्र तब भी पाया जाता था या चुनाव की प्रक्रिया तब भी की जाती थी। जैसे जो जब हम बात करते हैं प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम की, तो वहां पर जो रोमन सम्राट और जो पोप होते थे, जो कि बिल्कुल शासकों की तरह कार्य करते थे, या शासक जो होते थे उस समय वहां के, उनका जो है जो चयन किया जाता था वो भी चुनाव के माध्यम से ही किया जाता था। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो जो भारत में जो वैदिक काल में जो गण होते थे, गण मतलब एक कबीलाई संगठन जिसे हम कह सकते हैं, कबीलाई समाज, तो उसके जो राजा होते थे वो गण के लोगों के द्वारा ही अपने बीच में से किसी एक को चुनकर जो है राजा या सरदार बनाया जाता था। अगर हम आगे को बढ़ते हैं, यहाँ से वैदिक काल से आगे आते हैं, तो मध्ययुगीन जो बंगाल था, बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था गोपाल, जिनका शासनकाल था 750 ईस्वी से लगभग 770 ईस्वी के लगभग उनका शासनकाल था। तो उनको भी जो सामंती सरदारों के जो समूह थे, अलग अलग समूह जो थे, उन समूहों के सरदारों ने ही जो है उनको राजा के रूप में चुना था। मतलब एक चुनाव की प्रक्रिया जो है, जिसे हम फॉर्मेट थोड़ा अलग था, लेकिन उनको जो है चुनकर ही आगे भेजा था। लेकिन अगर हम समकालीन विश्व को देखें या समकालीन विश्व में जो है चुनावों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो समकालीन विश्व में जो चुनाव हुए हैं वो 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए हैं। उसका जो मुख्य कारण यही है क्योंकि 17वीं शताब्दी में ही जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में लोकतंत्र का उदय होता है और एक प्रतिनिधि जो लोकतंत्र होता है उसका उद्भव होता है। तो वहीं से जो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक संदर्भ में जो है चुनाव का
प्रारंभ होता है। जी जी। तो एक लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव की कितनी महत्ता है, कितनी उपयोगिता है? देखिए, चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। अगर हम आसान भाषा में इसको कहें तो चुनाव वह माध्यम है, या चुनाव के द्वारा ही जनता खुद अपने ऊपर अपने शासितों का चुनाव करती है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ जाती है। जब हम अपने शासितों का चुनाव कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि उसकी उपयोगिता काफी ज्यादा रहेगी। जी जी। जैसे चुनाव के माध्यम से जनता जो है शासकों को चयन करती है, शासितों को चुनती है, और दूसरी चीज, चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने शासकों पर, मतलब जो उन पर शासन कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण भी रखती है। जैसे पिछले 5 साल पहले जब अगर चुनाव हुए थे, हमने अगर किसी अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा था, अगर उन्होंने जनता के अनुरूप कार्य नहीं किया होगा तो जनता जो है अभी जो है उन पर नियंत्रण रख सकती है या रखती है। चुनाव के माध्यम से आने वाले 5 सालों में जिसको भी जनता भेजती है, अगर जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की जो है अपेक्षाओं के अनुरूप अगर कार्य नहीं करती है तो जनता उनको वोट नहीं देती है और उन पर जो है एक नियंत्रण रखती है अपना। वैसे तो ये एक विवाद भी इस तरह का है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अगर आपने अपना प्रतिनिधि चुन दिया है और वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। कुछ देशों में शायद ये व्यवस्था है जी भी। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में ही व्यवस्था पाई जाती है। जी जी। देखिए मैम, इसमें राइट टू रिकॉल क्या है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब कि प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है, उसका एक रूप है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो कितने हद तक हमारे जैसे देश, हमारा देश जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसकी बहुत बड़ा भूभाग है, कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो मुझे जो मैं अपने व्यक्तिगत समझ के हिसाब से कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो हमारे देश पे बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। जी जी जी। इसीलिए जो एक, अगर हम टाइम पर अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उसमें रिकॉल की बात करें, अगर हमें टाइम पे जो है अगर अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाना पड़े तो उससे एक राजनीतिक अस्थिरता को जन्म मिलेगा। स्विट्जरलैंड में आज भी, स्विट्जरलैंड संपूर्ण स्विट्जरलैंड में तो नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जो 7 कंटोनमेंट उनमें से किसी 1 या 2 कंटोनमेंट में ये व्यवस्थाएं पाई जाती है। अच्छा। लेकिन मुझे जो लगता है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए, उसमें क्या होता है स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्था है उसमें कि अगर आपका प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है, 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 10 महीना या 1 साल हो गया, तो आप उसे वापस बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, राइट, नए सिरे से चुनाव होंगे। रिकॉल में यही होता है मैम। जी जी। रिकॉल में, राइट टू रिकॉल में यही होता है कि जनता को ये अधिकार रहता है, उसके लिए एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है। जैसे हमारे यहाँ जो है 5 साल अगर चुनाव का समय है या शासन की जो समय अवधि है उसको अगर हम 5 साल मानते हैं तो उसमें हम एक मिनिमम टाइम फिक्स कर देंगे कि 1 या 2 साल। अगर 1 या 2 साल के अंतर्गत जो प्रतिनिधि होता है, अगर वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो आप उसको वापस बुला सकते हैं, उसके जगह पे या उनके बदले किसी और को जो है वहाँ पर प्रतिनिधि बना के भेज सकते हैं। उसमें भी जनता, वापस बुलाने के लिए भी जनता का बहुमत होना जरूरी जी होगा। बिल्कुल, उसके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुमत तो चाहिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुमत का एक बहुत बड़ा रोल है लोकतंत्र में। हाँ, बहुमत जो है अपने आप पे बहुत बड़ा, बहुमत का एक इम्पोर्टेंट रोल है लोकतंत्र में। और चुनाव ही तो यह हमें बताते हैं कि सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक है कि नहीं है। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि सरकार जो है लोकतांत्रिक है। विश्व के अनेक देशों में है, नाम से भले ही जो है गणतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। हम अपने फौजी शासन है। बिल्कुल, अपने पड़ोसी देश को हम देखते हैं, चाइना है। चाइना में जो है चुनाव तो होते नहीं वहां पर, क्योंकि कहने को तो चाइना जो है अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, लेकिन जब चुनाव ही नहीं है तो हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपका स्वरूप क्या है, लोकतांत्रिक है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव से जो है कि चुनाव की उपयोगिता हम इस बात पर भी तय कर सकते हैं, चुनाव यह तय कर सकता है कि बहुत हद तक जो हिंसक क्रांतियां होती हैं उन पर जो है चुनाव रोक लगाता है। राजतंत्र पर हम देखते हैं कि अगर राजा जो है जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है कि लोग क्रांति करने लगते हैं, तख्ता पलट करते हैं, क्रांति करते हैं, अपने अधिकारों के लिए रोडों पर आते हैं। जब लोग सड़क पर आते हैं तो उसपे क्या होता है कि एक जो शासक वर्ग होता है वो उनको दबाने की कोशिश करता है, और जो आम जनता होती है वो क्रांति करने के लिए लगी रहती है, तो बहुत ज्यादा हिंसा जो है फैलती है। लेकिन अगर टाइम पर चुनाव हो रहे हैं तो हिंसा की जो है संभावनाएं बहुत ज्यादा न्यून हो जाती हैं, इसलिए चुनाव से जो है हिंसक क्रांति की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जी, तो प्रमोद जी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि चुनाव क्या हैं, कितनी तरह के हैं। तो अब हम कितनी तरह के चुनाव होते हैं भारत में उस पर बात करेंगे। जैसे चुनावी पद्धतियां क्या हैं, भारत में चुनाव किस पद्धति के द्वारा कराए जाते हैं? देखिए, वर्तमान परिवेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं उनको एकदम बिल्कुल सही ढंग से या सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्वाचन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है।
जनरली जो निर्वाचन पद्धतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में होता है कि प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे इसमें मतदाता अलग अलग जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से मतदाता किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान करते हैं और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हो गया या मत प्राप्त हो गए उसे ही विजयी बना दिया जाता है। यह जो सिस्टम है या यह जो पद्धति है, यह जिस पर काम करती है उसको बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ गए या मत मिल गए तो उसको जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं हमारे, और भारत में जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं, जैसे हम क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, ग्राम प्रधान चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, तो ये सारे के सारे चुनाव जो होते हैं ये प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन पद्धति से किए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में जो सामान्य निर्वाचन मतलब मतदाता होते हैं वो एक निर्वाचक मंडल को चुनते हैं जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं या उस निर्वाचन मंडल के जो व्यक्ति होते हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको कि सामान्य या आम जनता द्वारा चुनकर वहां पर भेजा जाता है, वो लोग जो है फिर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। अगर हम पंचायती शासन की बात करें तो जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं मतलब जो पंचायत प्रमुख होते हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब दूसरी चीज है, यहाँ पर क्या है कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं वहां पर जो है बहुमत को अपनाया जाता है। जी जी जी। तो भारत में अगर हम कहें तो कितने भागों में हम चुनाव को बांट सकते हैं? देखिए, भारत में जो चुनाव होते हैं उनको मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आम चुनाव, और उसके बाद दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव, और तीसरे होते हैं उपचुनाव, और जो चौथा प्रकार होता है बिल्कुल एक अलग तरीके का, उसको बोलते हैं स्नैप पोल। अच्छा। अगर हम इनको डिफाइन करें तो जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव का मतलब होता है कि एक निर्धारित अवधि के अंतराल में जो चुनाव होते हैं, 5 साल में जैसे बिल्कुल जो हर 5 साल में उसमें आम जन जो है वो भागीदारी करता है, 18 साल जिसको हो चुका है। हाँ, इसमें जो चुनाव हैं, जो चुनाव के प्रकार हैं, चाहे आम चुनाव हो, मध्यावधि चुनाव हो या उपचुनाव हो, स्नैप पोल जो भी है, अच्छा, भागीदारी जो है इसमें जनता की ही होगी। ये प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण है जो भारत में जहाँ पर जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो आम चुनाव होता है एक निर्धारित अवधि, जैसे हम अभी 5 साल के लिए चुन रहे हैं, ठीक है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में जो विधानसभा के जो अभी चुनाव हो रहे हैं, ये सब के सब अभी आम चुनाव है। इनमें कोई मध्यावधि चुनाव नहीं, कोई उपचुनाव नहीं है, कोई स्नैप पोल नहीं है। तो ये सब के सब क्या है, आम चुनाव है जी। आम चुनाव में जैसे 5 वर्ष इस बार हमने गवर्नमेंट चुन ली, और उसके बाद जब उसका निर्धारित कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो आने वाला इलेक्शन होता है उसको हम आम चुनाव कहते हैं। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-1952 में हुए थे। 2 सालों को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि एक में अधिसूचना जारी हुई और पूरा होने तक जो है 1952 आ गया था। अच्छा। इसीलिए 1951-1952 मतलब कि प्रक्रिया 1951 से प्रारंभ हो चुकी थी, और अंत मतलब प्रक्रिया पूर्ण होने तक 1952 आ चुका था। इसलिए 1951-1952 में जो है पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे। उसके बाद जो दूसरे चुनाव होते हैं वो होते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव का मतलब ही, जैसे हम वर्डिंग से ही हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है कि समय के पहले चुनाव हो जाना या ठीक बीच में चुनाव हो जाना। इसमें क्या होता है कि जब भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सरकार होती है उसको सदन में जो है अपना उस मतलब चाहे विधानमंडल का निम्न सदन हो या संसद का निम्न सदन हो जो जनता द्वारा चुना जाता है, उसमें जो है उसको अपना बहुमत बनाए रखना होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सरकार सदन में अपना बहुमत खो देती है तो जिसके कारण कि समय से पहले ही लोकसभा या विधानसभा जो होती है वो भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें मध्यावधि चुनाव कराना होता है, मध्यावधि चुनाव होता है।
अभी इसमें दो शर्तें आती, एक दो शर्तें आती इसमें। लेकिन यदि जैसे अभी सरकार भंग होगी निर्धारित समय से पूर्व, लेकिन आम चुनाव का समय 6 महीने ही बचा है या 6 महीने से कम बचा है, तो उसमें जो है मध्यावधि चुनाव नहीं कराए जाते हैं। फिर उसमें आम चुनाव ही कराए जाते हैं। तो उतना इंतजार किया जाता है? जी बिल्कुल, इंतजार नहीं। देखिए कि उसमें क्या होता है, घोषणा कर दी जाती है, चुनाव करा दिए जाते हैं बिल्कुल 5 साल। निर्वाचन आयोग को ये अधिकार होता है कि वो, हाँ, ये संवैधानिक बाध्यता भी है निर्वाचन आयोग की। अगर समय 6 महीने या 6 महीने से कम बचा है तो वहां पर मध्यावधि चुनाव न करा के आम चुनाव कराए जाएंगे। जी। भारत में जो सबसे पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ था 5वीं लोकसभा के दौरान हुआ था 1971 में। बहुत अच्छी रोचक कहानी है जी। मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगता है कि जब मैं इन घटनाओं इंसिडेंट को पढ़ता हूँ तो बहुत रोचक कहानी है। मतलब उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी को पहले जब के कामराज जी ने मतलब जिस समय प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्रोच किया था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की बात, तो उनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था। गूंगी गुड़िया वो मतलब कि वो बहुत कुछ जानती नहीं थी। आईटी मिनिस्टर थी उस समय भारत सरकार में, और उस समय के सबसे प्रबल दावेदारों में, सबसे मतलब मजबूत दावेदारों में या उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री के लिए अगर किसी को माना जाता था तो मोरारजी देसाई जी को माना जाता था। लेकिन मोरारजी देसाई जी जो है बहुत नॉलेजफुल भी थे, बहुत मतलब एक निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। तो कामराज जी जो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, उनको लगा कि जो है ये मेरे मतलब पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो इससे अच्छा इनको बनाने से अच्छा हम इंदिरा गांधी को बना देते हैं। और इंदिरा गांधी जी को उसमें गूंगी गुड़िया बोला जाता था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जी ने दिखाया कि वो कौन सी गुड़िया है, गूंगी गुड़िया है कि किस टाइप की गुड़िया है करके। तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1967 के चुनाव हुए और वो बहुमत में थे, कांग्रेस बहुमत में थी। 1972 में इलेक्शन होते अगले आम चुनाव, लेकिन उसको उन्होंने 1971 में ही करा दिया। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर मोरारजी देसाई जी और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे उस समय, और जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी चाहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन जो मोरारजी देसाई जी थे वो जो है मतलब प्राइवेट चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे, निजीकरण पे ज्यादा बल देते थे, तो वो इसके खिलाफ थे। हुआ ये कि इंदिरा गांधी जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। उनसे बोला कि तुम आओ और इस्तीफा दे दो। एक दिन में जो है उनको मुंबई से दिल्ली बुलाया जाता है तुरंत आनन फानन में, और दिल्ली आके बोला जाता है कि देखिए ऐसा है, आप और चीजों पे ध्यान दीजिए और वित्त मंत्री से जो है आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा। कटुता बहुत बढ़ गई थी। बाद के चुनाव में तो ये हो गया था कि मतलब धीरे धीरे के कामराज जी जो कि उसमें इंदिरा गांधी जी के पक्ष में भी थे, तो वो भी जो है मोरारजी देसाई के साथ मिल गए थे और ये सब बिल्कुल एक फ्रंट बना लिया और कांग्रेस में फूट पड़ गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सूझबूझ से उस समय जो है अपनी सरकार तो बचा ली थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने थोड़ा सा वो ले लिया था, मतलब जिसे कहते हैं कि समर्थन ले लिया था। और सरकार तो चल रही थी लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट पे, और इंदिरा गांधी जी को ये प्रेशर अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने जो है सबसे पहले 1972 में जो चुनाव होने थे उनको एक साल पहले 1971 में करा दिया, और भारत के इतिहास में पहली बार जो मध्यावधि चुनाव हुए थे वो 1971 में हुए थे। बहुत रोचक कहानी है। गलत तरीके से हुए थे? नहीं, देखिए हम एक साल पहले करा सकते हाँ, एक साल पहले करा सकते थे। वो जो है ये होता है कि लोकसभा में सदन में जो है अगर सरकार चाहे तो वो चुनाव करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग से कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव की मूड में जाना चाहते हैं या चुनाव कराना चाहते हैं। वो राइट होता है, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार जो है मध्यावधि चुनाव उस समय हुए थे। उसके बाद का भी क्या कोई किस्से हैं कि बाद? हाँ, उसके बाद भी तो बहुत किस्से हैं। अटल जी की सरकार के 13 दिन 13 महीने जो ये सब चुनाव हुए ना, वो लगातार जो है फिर मध्यावधि चुनाव ही हुए हैं भारत में। लगभग आज तक 6 बार भारत में मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं। जब 2004 में जो इलेक्शन हुआ जिसमें कि यूपीए आई थी, यूपीए 1 2004 से 2009 में जो उनका, तब जो है पूरे 5 साल उन्होंने काम किया। तब मतलब 2004 के बाद नहीं हुआ है अभी तक। 1971 से 2004 के बीच तक लगभग 6 बार भारत में मध्यावधि चुनाव हुए। अच्छा, 2004 के बाद से नहीं हुए? नहीं हुए, अभी नहीं हुए। तो मुझे लगता है प्रमोद जी बहुत अच्छे तरीके से आपने मध्यावधि चुनाव को बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। तो अब हम आते हैं कि उपचुनाव क्या होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि विशेष कारणवश, किसी कारणवश अगर यदि निर्धारित अवधि से पूर्व, चाहे वो कोई भी सदन हो,
उसके किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए जो चुनाव किया जाता है, क्योंकि कोई भी स्थान रिक्त हमेशा के लिए नहीं रखा जाता, या अगर कोई स्थान अभी रिक्त हो जाता है तो उसके अगले चुनाव तक उसको रिक्त नहीं रखा जा सकता। तो उस स्थान को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसको उपचुनाव कहते हैं। जैसे अभी हम उत्तराखंड की ही बात है, पिछली विधानसभा में या फिर वर्तमान विधानसभा जो अभी चल रही है, थराली से विधायक थे डॉक्टर मगनलाल शाह जी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसमें जो है फिर उपचुनाव कराए गए थे उस सीट में। हल्द्वानी से हमारे विधायक थी डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, इनकी भी डेथ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उपचुनाव नहीं कराए। क्यों नहीं कराए, उसका रीजन, क्योंकि मैंने अभी जैसे जब हम मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे थे उसमें मैंने इस बात को कहा था कि अगर 6 महीने या उससे कम रह जाते हैं आम चुनाव में तो वहां पर मध्यावधि चुनाव या उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं फिर। तो इसीलिए जो है हल्द्वानी में उपचुनाव नहीं कराए गए, चुनाव होने वाले थे। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें यह है कि जो अंतर इन सब में ये है कि आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव में जब भी ये चुनाव होते हैं तो सभी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं होता है। उपचुनाव में सिर्फ उसी सीट पर चुनाव लड़ा जाता है जो कि सीट खाली हो गई होती है। और वो कब लड़ा जाएगा? उस सीट के खाली होते ही, तुरंत खाली सीट होते ही 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, ये एक संवैधानिक प्रावधान होता है। लेकिन अगर आम चुनाव ही 6 महीने बाद होने हैं, 6 महीने या इससे कम अवधि में होने हैं, तो फिर जो है उपचुनाव मध्यावधि चुनाव नहीं कराए जाते हैं, फिर आम चुनाव कराए जाते हैं। और जो इनका चौथा प्रकार आपने बताया था, जी बिल्कुल, स्नैप पोल, ये एकदम चौंकाने वाली चीज है। मतलब कि जब संसद या राज्य विधानसभा को अचानक भंग करके सीधे चुनाव के मूड में चला जाए या चुनाव कराए जाए तो उसको स्नैप पोल कहते हैं, बहुत साधारण से अर्थों में। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन क्या आई है भारत में कभी? नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन लाई नहीं गई है। जब संसद या राज्य विधानमंडल को अचानक, देखिए क्या होता है ना, जो सदन का नेता होता है, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली होती है तो मतलब सरकार का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि अभी चुनावी सर्वे ठीक ठाक चल रहा है या किसी भी कारणवश, या हो सकता है कि उनको लोकसभा में बहुमत नहीं रहता है, तो ये तो चलो संवैधानिक बाध्यताएं हो जाती हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि अगर अभी चुनावी संभावनाएं ठीक चल रही हैं, हमारी पक्ष में चल रही है, और अचानक से वो लोकसभा को भंग कर देते हैं, तो निर्वाचन आयोग को तो 6 महीने के अंदर फिर चुनाव कराने पड़ते हैं, तो तुरंत चुनावी मोड में जाना, ये स्नैप पोल कहलाता है। अच्छा। जैसे पिछली बार था, वैसे ऐसी परिघटना, तो ये घटना उससे मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेड तो नहीं है। जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, उसके बाद हरीश रावत सरकार दोबारा से यहाँ पर आई, मतलब कोर्ट से जीतते हुए विधानसभा में बहुमत परीक्षण के द्वारा दोबारा से हरीश रावत सरकार आई, और उसमें लगभग 6 या 7 महीने उनकी सरकार के बचे थे। उनकी मतलब कार्यकाल अभी 6 या 7 महीने बचा था जी। सारी भी जितनी चुनावी एजेंसियां होती हैं या फिर जो इस टाइप की एजेंसियां होती है जो सर्वे करती हैं, बहुत सारी एजेंसियां सर्वे करती हैं, तो उन सब ने अपने जो एग्जिट पोल थे उस समय बोला था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस सरकार या हरीश रावत पूर्ण बहुमत से दोबारा से सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन हरीश रावत जी ने उस फॉर्मूले को नहीं अपनाया। अगर वो चाहते उस समय, अगर सीधे विधानसभा को भंग कर देते और फिर सीधे डायरेक्ट चुनाव में मूड में आ जाते, तो वो स्नैप पोल कहलाता। अच्छा, तो वो नहीं हो पाया, वो नहीं किया था उन लोगों। जी। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे से आपने समझा दिया है कि कितने तरह के जो चुनाव होते हैं उसको आपने एक्सप्लेन किया है। चलते चलते प्रमोद जी, एक नई चर्चा है देश में कि एक देश एक चुनाव क्या होने चाहिए, एक जेरे बहस ये है। तो आप राजनीति विज्ञान के, लोक प्रशासन के स्टूडेंट होने के नाते क्या कहता है राजनीति विज्ञान इस मामले में? देखो, पहली चीज तो यह है, एक देश एक चुनाव, ये चर्चा कोई नई चर्चा नहीं है मैम। क्योंकि देखिए 1951-52 में जब पहली बार देश में आम चुनाव हुए थे तो वो सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं हुए थे, वो साथ में विधानसभाओं के लिए भी हुई थी। एक देश एक चुनाव का मतलब ही यही है कि राज्यों के विधानसभा और केंद्र की लोकसभा जो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से होते हैं, हालांकि इसमें स्थानीय जो निकाय है उनके चुनाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, जो निकाय चुनाव होते हैं, चाहे वो स्थान म्यूनिसिपैलिटी वाले हो या फिर जो है पंचायतों वाले हो। तो जब आम चुनाव हुए थे तो उसमें तो स्टेट और देश का एक ही बार हुआ था, बिल्कुल, तो तब ये अलग अलग कैसे हो गए फिर आगे जाके? यही चीज देखिए, उस समय तो सबके लिए एक साथ चुनाव हुए और वो क्रम आगे को चलते रहा, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो 67-68 के लगभग आई थी। उस समय क्या था कि कुछ विधानसभा, कुछ बहुत कम मात्रा में 2 या 3 विधानसभा, उनके चुनाव आगे पीछे हो गई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो सीक्वेंस बिगड़ा जब भारत में पहली बार मध्यावधि चुनाव कराया गया।
चुनाव होने थे 1972 में, लेकिन जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने चुनाव करा दिए थे 1971 में। तो उससे क्या हुआ कि पूरा सीक्वेंस बिगड़ गया। उससे जो है राज्यों के चुनाव 1972 में हुए फिर, और केंद्र के चुनाव 1971 में हुए। और इसलिए जो है धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें फिर सीक्वेंसेस बिगड़ते गए। तो आज फिर वही चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। तो उसके क्या कोई फायदे हैं हमें, अगर हम एक देश एक चुनाव करें, एक ही वक्त पे दोनों चुनाव करें, तो क्या खर्चा कम लगेगा, वक्त कम लगेगा, क्या फायदे हैं उसके? जी बिल्कुल, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा। भारत एक ऐसा देश है जो लगभग जो है हर साल चुनावी मूड में रहता है। आप देख लीजिए कि पिछले साल बंगाल में चुनाव हुए थे, इस बार उत्तराखंड यूपी आ गया, अगले साल राजस्थान मध्य प्रदेश चला जाएगा, फिर जो है लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर कहीं और चुनाव आ जाएंगे। जो प्रशासनिक तंत्र है वो चुनाव में ही व्यस्तता बनाए रखता है। देश के जो नीति निर्धारक हैं, मतलब जो सर्वोच्च कार्यपालिका वाले प्रधान, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं, वो सारे के सारे क्या लगे रहते हैं कि अगर चुनाव है तो उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को आगे ले जाना होता है, चुनाव जीतना होता है। तो वो लोग जो है चुनावी मूड में रहते हैं और अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव रहते हैं तो वहां ज्यादा व्यस्त झोंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो देश के प्रशासनिक कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं, कुछ हद तक कम हो जाते हैं। अगर हम कहें कि पूर्णतया रुक जाते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन कुछ हद तक उन पर एक ब्रेक लग जाता है और वो कम हो जाते हैं। और पैसा, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पिछली बार जो है जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो है एक रिपोर्ट ने, वो रिपोर्ट थी 17वीं लोकसभा में जो जब चुनाव हुए थे, तो एक अनुमान के अनुसार उसमें जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पिछले लोकसभा इलेक्शन में, 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में। और स्टेट इलेक्शन में तो और खर्चा होता ही है, उस पे भी खर्चा होता है। तो इसलिए जो है देश को बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ ढोना पड़ता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये इश्यूज जो है कम हो जाते हैं। जबकि चुनाव तो हमेशा जो है लड़ाई जो है जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है एक देश एक चुनाव जो है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए तो बहुत सही है। जी, तो ये निर्वाचन आयोग के हाथ में है या फिर ये संसद में तय होगा कि कैसे हम इनको एक कराएं? निर्वाचन आयोग इस पे नहीं, निर्वाचन आयोग मुझे लगता है मतलब कि जो ये है कि ये सारी की सारी चीजें संसद के पास पावर होती है। जी। पार्लियामेंट इस पर एक एक्ट बनाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को हो सकता है 1 साल बढ़ाना पड़ जाए, कुछ विधानसभा के कार्यकाल को हो सकता है कि 2 साल घटाना पड़ जाए। तो इसके लिए एक आम सहमति चाहिए होती है। और इस काम को जो है केंद्र सूची, मतलब पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। वह ऐसी एक एक्ट बना के या कानून बना सकती है कि जो है वो संसद से पास करके एक ऐसे कानून का निर्माण कर देगी कि इस समय पर जो है पूरे एक देश में एक साथ चुनाव होंगे और निर्वाचन आयोग को भेज देगी। निर्वाचन आयोग तो सरकार के जो संविधान के जो मतलब प्रावधान है उन्हीं के अनुसार तो काम करती है, और संसद जो है एक्ट बना के जो है उसको प्रावधानों में शामिल कर सकती है। जी। अभी तो ये आलम है कि राज्यों में भी सारे चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पिछले साल कुछ चुनाव हुए थे, अभी बंगाल में हुए थे पिछली बार। ये डिफरेंस कैसे हुआ? ये वो तो मध्यावधि चुनाव की वजह से हुआ। हाँ। ये कैसे हुआ कि कुछ राज्यों में आगे कुछ में पीछे? ये इसकी क्या वजह रही? राज्यों का गठन भी तो अलग अलग तरीके से हुआ है ना मैम। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पूरे 28 राज्य नहीं थे। उस समय जो है लगभग 14 राज्य थे, उनको 4 कैटेगरियों में बांटा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे को बढ़ता गया, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर या प्रशासनिक आधार पर जो है बड़े राज्यों को काटकर छोटे छोटे राज्य बनाए गए। जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य है वो 2000 में बना है, झारखंड है 2000 में बना है, हिमाचल 71 में 1971 में बना है। तो राज्यों की जो निर्माण वर्ष है वो सब अलग अलग है, तो इसीलिए जो है ये डिफरेंसेस पैदा हुए हैं। जी, मुझे तो बहुत ही रोचक जानकारी प्रमोद जी आपने दी है, बहुत अच्छी जानकारी। आगे हम निर्वाचन आयोग पर भी बात करेंगे, उसमें परिसीमन के मुद्दे भी आएंगे कि कब कब परिसीमन होता है, किस आधार पर होता है। तो मुझे लग रहा है आज की चर्चा काफी हो गई है। हमारे लर्नर्स जो हमें लगातार सुन रहे हैं वो अगले एपिसोड का इंतजार करें। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, तो दोस्तों आप सब ने आज का ये कार्यक्रम सुना, चुनाव के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सुनी। आपको ये कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, और आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। चुनाव जागरूकता अभियान पर अपना रिस्पांस हमें जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।